नमस्ते, ब्रेनटेक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई 2025 का जो एक शिफ्ट बच गया था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट बच गया था, सेकंड शिफ्ट करवा दिया था, उसी का पहला का 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा एक नंबर में क्या बोला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is true when there is an unbalanced star connected load in a three phase system। बोल रहा है क्या, बोल रहा है कौन सा कथन सही है जब अनबैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड इन थ्री फेज सिस्टम में जब अनबैलेंस होगा, जब लोड अनबैलेंस होगा, ठीक है, स्टार में जब अनबैलेंस लोड होगा तो उसी के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिएगा जब थ्री फेज सिस्टम स्टार कनेक्टेड सिस्टम में अनबैलेंस होगा तो क्या होगा, ये तीनों फेज वोल्टेज अलग होगा जब जब अनबैलेंस होगा, ठीक है। अगर बैलेंस रहेगा तो तीनों सही होगा, तीनों सेम होगा। अगर अनबैलेंस रहेगा तो तीनों का फेज वोल्टेज अलग होगा, ठीक है। और इसी के बारे में और क्या बोला था, स्टार में क्या होता है, स्टार में लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है और लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट होता है, ठीक है। स्टार में होता है, ठीक है। तो इसका क्या, कौन सा कथन सही हो जाएगा, अनबैलेंस के लिए इम्बैलेंस इन फेज वोल्टेज अलग होगा। और क्या बोला था, जब बैलेंस होगा तब हम पावर मेजर करेंगे तो एक फेज का पावर लेंगे और तीन से गुना कर देंगे, ठीक है, तब तीनों फेज का पूरा पावर निकल जाएगा। अगर अनबैलेंस होगा तो तीनों फेज का अलग अलग से पावर निकालना पड़ेगा, उसी के बाद ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दूसरा दूसरा क्या बोला, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इन पिक्टोरियल ड्राइंग आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन देम। बोल रहा है दो, एक स्टेटमेंट कंक्लूजन दिया हुआ है पिक्टोरियल ड्राइंग के बारे में, ठीक है। कौन सा लॉजिकल रिलेशनशिप, इसके अंदर कौन सा रिलेशनशिप सही है, ठीक है। मतलब कौन सा रिलेशनशिप सही है, ठीक है। क्या बोला, स्टेटमेंट क्या बोला, देखो, पिक्टोरियल ड्राइंग आर थ्री डायमेंशनल ड्राइंग आर प्रोवाइड टू विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही बात है, ठीक है, स्टेटमेंट सही है क्योंकि पिक्टोरियल ड्राइंग थ्री डी ड्राइंग है, ठीक है। और थ्री डी है इसीलिए विजुअल रिप्रेजेंट मतलब दिखने में अच्छा हो तो सब कुछ दिख सकता हो उसमें, ठीक है। तो एक कथन के बारे में कंक्लूजन क्या बोला, therefore the pictorial drawing are useful for describe the shape and piece part of the शेप ऑफ ए पीस पार्ट और कंपोनेंट। तो सही है ना, अगर थ्री डी डायमेंशन है, अगर थ्री डी डायमेंशन है तो क्या होगा, कोई एक पार्ट को हम अच्छा से दिख सकते हैं, ठीक है, और अच्छा से दिख सकते हैं और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अगर पिक्चर थ्री डी टू डी से तो अच्छा ही है ना, तो थ्री डी होगा तो हम पूरा पार्ट को दिख सकता है अच्छा से और पूरा कंपोनेंट को अच्छा से दिख भी सकते हैं और डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट के बारे में एक कंक्लूजन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा कंक्लूजन इज पार्शियली सपोर्ट ये तो नहीं है, पूरा सपोर्ट कर रहा है। द कंक्लूजन इज लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, तीन नंबर में क्या बोला, which of the following screwdriver has cross shaped tips that are unlikely to slip from the cruciform slots in Phillips Phillips क्या बोला, Phillips क्या हेड दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, Phillips देखिएगा क्या बोला, which of the following screwdriver has cross shape tips, बोल रहा है स्क्रूड्राइवर का क्रॉस शेप, ऐसा ऐसा टाइप का टिप्स होता है, ठीक है, क्रॉस शेप टिप्स बोलता है इसको, ठीक है। टिप्स दैट आर अनलाइकली टू स्लिप फ्रॉम द cruciform slot in Phillips रीसेट हेड स्क्रू, ठीक है, रीसेट हेड स्क्रू। देखिएगा इसको क्या आपको बोला, जो क्रॉस शेप जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसको क्या बोलता है, ठीक है, क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, क्रॉस रिसेस नाम से पता चल रहा है ना, देखा है ना, एक पूरा स्क्रू ड्राइवर का सेट में एक क्रॉस सेट रहता है, फ्लैट वाला रहता है, ठीक है, फ्लैट वाला का थोड़ा मोटा रहता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलता है, क्रॉस रिसेस स्क्रू ड्राइवर, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। 4 नंबर में क्या बोला, देखिएगा 4 नंबर में क्या बोला, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अर्थिंग सिस्टम मेजरमेंट व्हाट डज अर्थिंग रेजिस्टेंस रेफर्स टू, बोल क्या बोल रहा है,
अर्थिंग सिस्टम मेजरमेंट के लिए कौन सा अर्थिंग रेजिस्टेंस किसको बोलता है, ठीक है। अर्थिंग रेजिस्टेंस रेफर्स टू, मतलब अर्थिंग रेजिस्टेंस किसको बोलता है, ठीक है। अर्थिंग रेजिस्टेंस किसको बोलता है, देखिएगा, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द ग्राउंड विद एन डिस्टेंस ऑफ एक मीटर, ये तो नहीं है, ठीक है। द रेजिस्टेंस बिटवीन द लाइव वायर टू द अर्थ, अर्थिंग रेजिस्टेंस इसको बोलता है क्या, ये भी नहीं है। द एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड टू रिसेस द करंट फ्लो, ठीक है, इसी को बोलता है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस मतलब क्या है, जो करंट को फ्लो होने का अपोज करेगा, ठीक है, जो फ्लो करंट का फ्लो होने का अपोज करेगा, ठीक है। तो अर्थिंग रेजिस्टेंस रेफर्स टू क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ द ग्राउंड टू रेजिस्ट करंट फ्लो, ठीक है। जो एबिलिटी, जो क्षमता है वो ग्राउंड में करंट का फ्लो होने का अपोज करेगा, ठीक है, इसी को तो अर्थ रेजिस्टेंस बोलता है, ठीक है। तो द एबिलिटी टू ग्राउंड टू रेजिस्ट करंट फ्लो, ठीक है। रेजिस्ट मतलब अपोज करना, मतलब बाधा देना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखो, 5 नंबर, इन ए लॉजिक सर्किट 3 एसपीएसटी मतलब सिंगल पोल सिंगल थ्रो, ठीक है। एसपीएसटी का मतलब क्या होता है, मीनिंग सिंगल पोल सिंगल थ्रो। स्विचेस आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट एन लॉजिक गेट, ठीक है। द स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सर्किट इफ द ऑल स्विच आर क्लोज। देखिएगा, अगर अगर सीरीज में होगा तो इंप्लीमेंट करेंगे हम एंड गेट से, ठीक है। एंड गेट तो पता है ना, इसको एंड गेट बोलते हैं। एंड गेट से अगर सीरीज में रहेगा, ठीक है, स्विचेस आर कनेक्ट, अगर स्विच सीरीज में कनेक्शन रहेगा तो इंप्लीमेंट करेंगे हम एंड गेट से। और एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, आउटपुट होगा जब ऑल स्विच क्लोज होगा, जब ऑल क्लोज रहेगा तब इसका मतलब आउटपुट होगा 1, ठीक है। अगर पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा और स्विच अगर पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और गेट से, ठीक है। ये और गेट का सिंबल है, ठीक है। तब हम इंप्लीमेंट करेंगे और गेट से, ठीक है। और इसका आउटपुट जब और स्विच क्लोज रहेगा तब इसका आउटपुट होगा 1, ठीक है। तो हम क्या बोला, जब कोई स्विच, हर स्विच मतलब ऑल स्विच सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तब हम इंप्लीमेंट करेंगे एंड गेट से, और उसका आउटपुट रहेगा जब ऑल स्विच क्लोज रहेगा तब उसका आउटपुट रहेगा 1। अगर पैरेलल में ऑल स्विच पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और गेट से, तो उसी का जब ऑल स्विच क्लोज रहेगा तब उसका आउटपुट होगा 1। तो इधर क्या बोला, देखिएगा क्या बोला, इफ द ऑल स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में बोला। एंड द आउटपुट क्या होगा, जब सर्किट ऑल स्विचेस आर क्लोज, जब ऑल स्विच आर क्लोज होगा तब सीरीज में कनेक्टेड रहेगा तो आउटपुट क्या होगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में क्या बोला देखो, 6 नंबर में बोला कनेक्शन ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर अक्रॉस लाइन रेस्पेक्टिवली। देखिएगा, वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम पीटी भी बोलते हैं, वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और सिटी और करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिएगा, और इसके बारे में एक बात ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इनपुट इंपीडेंस हाई, इसका इंपीडेंस हाई रहता है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस हाई इंपीडेंस रहता है, और करंट ट्रांसफार्मर का इंपीडेंस लो इंपीडेंस रहता है, ठीक है, लो इंपीडेंस, ठीक है। इंपीडेंस मतलब पता है ना, इंपीडेंस मतलब वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको देखिएगा, और इसके बारे में और एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी ओपन सर्किट रहता है, ठीक है। और सिटी का सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट रहता है, सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट में रहता है, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रख लीजिएगा पीटी और सिटी का बीच में, ठीक है। पीटी को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सिटी को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पीटी का हाई इंपीडेंस रहता है, ठीक है, और सिटी का लो इंपीडेंस रहता है, ठीक है। पीटी का सेकेंडरी हमें ओपन सर्किट रखते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं रखते।
और सिटी का सेकेंडरी हम शॉर्ट सर्किट रखते हैं, ठीक है। सिटी का सेकेंडरी हम शॉर्ट सर्किट रखते हैं, ठीक है। तो पीटी और सिटी के बारे में इतना सब ध्यान रख लीजिएगा। तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और करंट ट्रांसफार्मर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर में क्या बोला? 7 नंबर में क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज ए पार्ट ऑफ द इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग द एक्टिव इमरजेंसी। जब कोई एक्टिव इमरजेंसी रहेगा तो क्या बोला? रेस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, ठीक है। तो मतलब इमरजेंसी टीम का रेस्पॉन्स क्या होगा, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? कोई एक्टिव ड्यूरिंग एक्टिव इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी का टाइम, क्या बोला? कोई एक्टिव मतलब अच्छा खासा कोई इमरजेंसी, मतलब ये हो गया, कोई दिक्कत हो गया, ठीक है, इमरजेंसी आ गया, तो उसी के टाइम में इमरजेंसी टीम का रिस्पॉन्स क्या होगा, ठीक है। पहले मतलब कोई बड़ा सारा हादसा हो गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, तब इमरजेंसी टीम का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? तो इमरजेंसी टीम का पहला रिस्पॉन्स रहेगा रेस्क्यूइंग पर्सन इन इमीडिएट डेंजर। कैसे जिसके साथ हादसा हुआ, मतलब जिस पर्सन के साथ हादसा हुआ, वो कैसे डेंजर से पहले निकल जाए, ठीक है, वो पहला काम होगा, वो पहला काम होगा इमरजेंसी टीम का, ठीक है। पहले कैसे वो जो उसका जो दिक्कत हुआ, मतलब डेंजर हुआ, हाँ, उसका जो डेंजर आ गया उससे कैसे निकाले, ठीक है, मतलब कैसे सही हो, पहले पर्सन कैसे सही हो, ठीक है। इसका पहला मतलब इमरजेंसी टीम का पहला ध्यान यही होगा, ठीक है। ये तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हो एलिमिनेट करके भी। उसके बाद क्या बोला देखो, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ पर फेज ऑफ एन ऑल्टरनेटर गिवन बाय फाई दिया हुआ है फ्लक्स पर पोल, एफ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, टी दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है नंबर ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ऑल्टरनेटर। क्या बोला? तो आरएमएस वैल्यू ऑफ द ईएमएफ पर फेज, ईएमएफ पर फेज आरएमएस वैल्यू क्या होगा? 4.445 टी, ठीक है, 4.445 टी, ठीक है। और भी बोल सकते हो √2 पाई एफ 5 टी, ये भी बोल सकते हो, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मतलब √2 पाई का मतलब ही 4.44, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये दो एक लग दिया, तो इसका कैलकुलेशन करोगे √2 पाई को तो 4.44 ही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ध्यान रख लीजिएगा 4.44 टी, ठीक है। 9 नंबर में क्या बोला? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम इज करेक्ट। बोल रहे कौन सा कथन स्टार कनेक्टेड थ्री फेज सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सही है? देखिएगा, स्टार कनेक्टेड द न्यूट्रल वायर हैज द हाई वोल्टेज देन द फेज वायर, ये भी नहीं है, गलत है। देयर आर टू न्यूट्रल वायर छोड़ो, ये तो गलत पहले ही हो गया। द न्यूट्रल वायर इज कैरीज द नो करंट इन केस ऑफ बैलेंस आइडियल लोड, देखिएगा ये सही है, ठीक है। बोला न्यूट्रल वायर कोई करंट कैरी नहीं करेगा बैलेंस का टाइम कोई बैलेंस आइडियल लोड का टाइम कोई न्यूट्रल वायर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट कैरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला देखिएगा, 10 नंबर में क्या बोला? 10 नंबर में क्या बोला? टू कॉइल्स ए और बी, दो कॉइल है, अब द सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है 120 माइक्रो हेनरी और 300 माइक्रो हेनरी, ठीक है, 300 माइक्रो हेनरी। व्हेन द करंट फ्लो 1 एम्पियर थ्रू द कॉइल ए, बोल रहा है दोनों कॉइल है, ठीक है, दोनों सपोज एक कॉइल है, सपोज ये एक कॉइल है, ये एक कॉइल है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है कितना 120 माइक्रो हेनरी और इसका दिया हुआ है 300 माइक्रो हेनरी, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है व्हेन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू द कॉइल ए, बोल रहा है कॉइल ए बी, कॉइल ए में करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। बोल रहा है इट इंड्यूस द फ्लक्स लिंकेज 100 माइक्रोवेबर इन कॉइल बी, बोल रहा है इसी का 1 एम्पियर करंट कॉइल ए में फ्लो होने का कारण एक कॉइल 2 में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं इसको 100 माइक्रोवेबर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो माइक्रोवेबर फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कॉइल बी में, इसी का कारण, इसी का फ्लो होने का टाइम, इसी मतलब सेकेंड कॉइल में 100 माइक्रोवेबर मेरा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है।
व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? देखिएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस एम इक्वल्स टू फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय करंट, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज मेरा कितना हो रहा है? 100 माइक्रो वेबर। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 1। मतलब मेरा ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसी का कोई रोल नहीं है, इसको कैलकुलेशन करने के लिए इसी का, ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसी का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक बात याद रखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय करंट। तो फ्लक्स लिंकेज मेरा कितना हो रहा है? 100 माइक्रोवेबर, और मेरा करंट कितना है? 1, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा? तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? 100 माइक्रो हेनरी, इधर माइक्रो है, ठीक है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये यूनिट होता है हेनरी, तो 100 माइक्रो हेनरी, ठीक है। तो 100 माइक्रो हेनरी, ठीक है। ये बात है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज बाय करंट, ये फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट 11 में क्या बोला? इन ए ट्रांसफार्मर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज कैरिड आउट टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, चेक टू कैरिड आउट टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेशन बिटवीन वाइंडिंग्स एंड कोर, यही है, ठीक है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे मेजर करोगे? इंसुलेशन बिटवीन इंसुलेशन कितना मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है वाइंडिंग और कोर का बीच में, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट में क्या टेस्ट होता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है वाइंडिंग और कोर के बीच में, ठीक है। वाइंडिंग और कोर के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 12 नंबर में क्या बोला? व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर कंडक्टिंग ए व्हीकल रोड टेस्ट? बोल रहा है व्हीकल रोड टेस्ट के लिए प्राइमरी रीजन क्या होगा? हाँ, कोई एक व्हीकल को, कोई एक गाड़ी को अब रोड टेस्ट के लिए लेके जाओगे तो उसके लिए प्राइमरी रीजन क्या होगा, ठीक है। देखिएगा प्राइमरी रीजन क्या होगा? टू इंश्योर द व्हीकल इज फंक्शनिंग सेफ एंड करेक्टली, ठीक है। क्या किस लिए प्राइमरी रीजन क्या होगा? कोई गाड़ी को रोड टेस्ट कराने का कारण क्या होगा? कारण होगा क्योंकि व्हीकल ठीक ठाक, मतलब व्हीकल का हर पार्ट ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सेफली और मतलब करेक्टली ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, और सेफली काम कर रहा है कि नहीं, इसी का यही तो प्राइमरी रीजन होगा। उसको मतलब एक गाड़ी को बना दिया, उसके बाद कोई उसको पार्ट्स ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कोई कस्टमर लेगा खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा। तो प्राइमरी रीजन क्या होगा? वो मतलब व्हीकल का ठीक ठाक मतलब हर पार्ट्स का फंक्शन सेफ हो रहा है कि नहीं, सेफली काम कर रहा है कि नहीं, और करेक्टली ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, यही प्राइमरी रीजन होगा रोड टेस्ट करवाने का, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर क्या बोला? what is the term used describe the program that distinguish between uppercase and lowercase letter treating yes and yes, मतलब स्मॉल yes एंड बड़ा yes, ठीक है, इन डिफरेंट इनपुट। बोल रहा है क्या बोल रहा है? बोल रहा है डिफरेंट अलग अलग इनपुट देने के बाद यस के लिए अलग इनपुट और बड़ा यस के लिए अलग इनपुट, ठीक है। तो इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है, देखिए क्या है, केस सेंसिटिव बोलता है, ठीक है। केस सेंसिटिव में क्या होता है? अगर छोटा यस डालोगे तो ये छोटा यस ही आएगा, ठीक है, छोटा यस ही आएगा। बड़ा यस लिखोगे तो ये बड़ा यस ही शो करेगा। हाँ, अगर केस सेंसिटिव होगा, तो अगर केस इनसेंसिटिव होगा तो छोटा ईएस भी डालोगे तो ये छोटा ईएस भी आएगा, बड़ा ईएस भी आएगा, ठीक है। और पहले छोटा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, ये भी आएगा। पहले बड़ा, उसके बाद छोटा आई, उसके बाद छोटा ये भी आएगा, ठीक है। मतलब केस सेंसिटिव से पता चल रहा है ना, ये केस सेंसिटिव मतलब जो इनपुट डालोगे वही आएगा आउटपुट में, ठीक है। बड़ा छोटा सब, मतलब हर लेटर छोटा डालोगे तो छोटा आएगा, हर लेटर बड़ा डालोगे तो बड़ा आएगा, ठीक है। लेकिन केस इनसेंसिटिव में क्या होता है? छोटा डालोगे तो मतलब इस लेटर मतलब कुछ भी डालो इधर इनपुट में, ठीक है, वो इतना आ सकता है, ठीक है। मतलब छोटा बड़ा मिक्स करके भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, ठीक है, ठीक है। मतलब आ सकता है नहीं, आएगा, ठीक है। अगर छोटा डालोगे मतलब यस लिखा हुआ यस डालोगे
तो ये इतना टाइम में मतलब मिक्स करके आएगा, ठीक है। तो ये इनसेंसिटिव हो गया, सेंसिटिव मतलब जो डालोगे वही आएगा, ठीक है। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, केस सेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आ गया था तो क्या करोगे, करना तो पड़ेगा। उसके बाद 14 क्या बोला देखो, 14 में क्या बोला, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस फॉर द डीसी मोटर मेंटेनेंस। बोल रहा है क्यों इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चर का गाइडलाइन डीसी मोटर मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। व्हाट मतलब क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चर का गाइडलाइन का डीसी मोटर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। टू इंश्योर सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, ठीक है। ठीक ठाक मतलब सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन करवाने के लिए ये मैन्युफैक्चर का जो गाइडलाइन दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मोटर मैन्युफैक्चर ही बनाया ना, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर का गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मोटर को सेफली और मतलब एफिशिएंट रन करवाने के लिए, ठीक है। उसको मोटर को सेफ और एफिशिएंट रन ऑपरेशन करवाने मतलब रन करवाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर जो बना मैन्युफैक्चरर मतलब कौन होता है, जो बनाता है, ठीक है। जो बनाता है उसी का गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी है मेंटेनेंस का टाइम, ठीक है। उसके बाद 15 व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इज जनरली मोर स्टेबल एंड हैज बेटर परफॉर्मेंस इन स्मॉल साइज। इसको होगा एल्यूमिनियम कैपेसिटर, ठीक है। देखो याद रख लीजिएगा, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कैपेसिटर होता है स्टेबल एंड बेटर परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस इन स्मॉलर साइज इन स्मॉल साइज, ठीक है। देखिएगा एल्यूमिनियम कैपेसिटर क्या होता है, एल्यूमिनियम कैपेसिटर स्टेबल होता है और बेटा अच्छा मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देता है स्मॉलर साइज होके भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है और स्टेबल होता है, ठीक है। इसके याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट 16 क्या बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल करंट अलाउड इन द रिंग सर्किट एज पर आईईई रेगुलेशन, ठीक है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन के हिसाब से मैक्सिमम टोटल करंट मतलब कितना करंट अलाउ करेगा रिंग सर्किट, ठीक है, एज पर आईईई रेगुलेशन, ठीक है। ये डाटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा 30 एम्पियर, ठीक है। मैक्सिमम करंट अलाउ करेगा रिंग सर्किट मैक्सिमम करंट अलाउ करेगा एज पर आईईई रेगुलेशन 30 एम्पियर। देखिएगा ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट 17 में क्या बोला, व्हाट 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 आर द टू टाइप्स ऑफ माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर का दोनों टाइप होता है, वो टाइप क्या होता है, देखिएगा। माइका कैपेसिटर के जो दोनों टाइप होता है वो होता है स्टैक फाइल एंड सिल्वर माइका कैपेसिटर, ठीक है। स्टैक फाइल एंड सिल्वर माइका कैपेसिटर, इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट से भी कर सकते हो, ठीक है। देखिएगा हर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा, तो इसको ऑप्शन एलिमेंट से भी मतलब ऑप्शन एलिमेंट से भी मतलब करना होगा। देखिएगा इधर माइका कैपेसिटर का दोनों टाइप बोला, ठीक है। इधर देखिएगा सिल्वर माइका बोला, मतलब आपको देख के ही लगता है ना यही हो सकता है, ठीक है। और उसमें कोई माइका का ये नहीं है, ठीक है। माइका का कोई नाम नहीं है, ठीक है। इधर है सिल्वर माइका, ठीक है। तो इसी हिसाब से भी कर सकते हो, और याद रख लीजिएगा नहीं तो माइका कैपेसिटर का दोनों टाइप होता है स्टैक फॉइल एंड सिल्वर माइका कैपेसिटर, ठीक है। उसके बाद 18 में क्या बोला, 18 में बोला व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग एन अर्थ सिस्टम का टेस्टिंग करने का रीजन क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, अर्थ सिस्टम का टेस्टिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव होता है अर्थ सिस्टम का टेस्टिंग करने का टू एंश्योर द सिस्टम हैज द लो रेजिस्टेंस पाथ टू द अर्थ, ठीक है। मतलब अर्थ कोई एक अर्थिंग पीट लगा दिया उसके बाद उसको टेस्टिंग करने का जरूरी है, क्योंकि अर्थिंग सिस्टम में मेरा रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। अर्थिंग में रेजिस्टेंस का काम होता है क्या, करंट का फ्लो होने का मतलब ऑपोज करना, ठीक है। अगर हम अर्थिंग में क्या पास होता है, हाई वैल्यू ऑफ करंट पास होता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा रह जाएगा तो उतना हाई करंट मतलब शॉर्ट सर्किट करंट फॉल्ट करंट हाई होता है तो उतना हाई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम होता है ये ऑपोज करना, करंट का फ्लो होने का ऑपोज करना, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, जो शॉर्ट सर्किट करंट फॉल्ट करंट होगा वो ग्राउंड में पास हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए।
ठीक है। तो अर्थिंग सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एंश्योर द सिस्टम हैज लो रेजिस्टेंस, मतलब लो रेजिस्टेंस पाथ टू द अर्थ हुआ मतलब है कि नहीं इसीलिए, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, टेस्टिंग करने का यही मेन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद 19 में क्या बोला, 19 में क्या बोला, रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजरिंग इतना, मतलब एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, रेक्टेंगल पकड़ ले रहा हूँ, इसका लेंथ 10 होगा, ये 8 मीटर होगा, ठीक है। इस भी टाइल बोल रहा है, एक एक 10 × 8 मीटर फ्लोर है, ठीक है, इसको टाइल बिछाना है। इफ द ईच टाइल, एक टाइल का इतना इतना एरिया है, ठीक है, एक टाइल का 0.25 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो हमें कितना टाइल्स जरूरी है, ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमको फ्लोर का एरिया पहले मेजर कर लेते हैं। फ्लोर का एरिया का रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो 10 × 8 इतना एरिया है, इतना एरिया है, एक टाइल का एरिया, एक टाइल का इतना एरिया है, ठीक है, एक टाइल का इतना है, ये फ्लोर का एरिया है, एक टाइल का एरिया कितना है 0.25, ठीक है। देखिएगा ये भी मीटर मीटर में है, ये भी मीटर मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो कितना टाइल चाहिए, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 × 8 इसको पॉइंट को उठाने के लिए हम ऊपर से भी नीचे से भी 100 से गुना करेंगे, तो 25 × 4 से काट रहा है, 8 4 32, 32 32 × 10, मतलब कितना हो रहा है 320, ठीक है। ये तो कोई ना, ये नहीं था, ये मैथ का क्वेश्चन था। उसके बाद क्या बोला, 20 में क्या बोला, which of the following care and maintenance of marking table is incorrect, बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। following care and maintenance of marking table, ठीक है, मार्किंग टेबल के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, मार्किंग टेबल का केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा कथन गलत है। देखिएगा, मार्किंग टेबल शुड बी द प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज, ये भी होना चाहिए, ये तो सही है, होना चाहिए। द सरफेस ऑफ द मार्किंग टेबल शुड नॉट बी गिवन ए थिन लेयर ऑफ ऑयल, देखिएगा ये गलत है, क्योंकि मार्किंग टेबल का जो मार्किंग टेबल होता है उसका जो ऊपर ये होता है, सरफेस होता है, उसको थीन लेयर ऑफ ऑयल, मतलब गिवन थीन लेयर ऑफ ऑयल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नहीं तो स्मूथ नहीं होगा ना। तो गिवन तो क्या होगा, इट शुड नॉट बी बोला, शुड नॉट बी बोला, ठीक है, शुड नॉट बी बोला, लेकिन शुड नॉट बी नहीं है, ठीक है, ये होना चाहिए, गिवन ए थीन लेयर ऑफ ऑयल होना चाहिए, तब तो स्मूथ होगा ना, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 21 में क्या बोला, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ 5S कॉन्सेप्ट, 5S कॉन्सेप्ट का पिछला दिन पढ़ाया था, ठीक है। 5S कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, उसको बोल रहा है 5S कॉन्सेप्ट का प्राइमरी गोल क्या होता है, टू देखिएगा 5S कॉन्सेप्ट का प्राइमरी गोल क्या होता है, टू इम्प्रूव द वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंसी, ठीक है, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए 5S कॉन्सेप्ट जरूरी है, ठीक है। ये हम पिछला वीडियो में बोला था, 5S कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल्स में डिस्कस किया था, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ये क्या है, प्राइमरी गोल क्या है, वो इम्प्रूव करना है वर्क प्लेस को और एफिशिएंसी को, ठीक है, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन को और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 22, व्हाट इज द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी मोटर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सा डीसी मोटर यूज होता है, सजेस्ट ट्रेन एंड ट्राम, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, मतलब लाइक ट्रेन एंड ट्राम ट्रैक्शन में यूज होता है ना, तो कौन सा मोटर यूज होता है ट्रेन एंड ट्राम में, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। देखिएगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होता है जिसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क जिसका हाई रहेगा वही मोटर, वही डीसी मोटर यूज होगा। तो हम लोग को पता है ना, डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज कौन होगा, डीसी सीरीज मोटर, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर और भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी दे सकता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कौन सा डीसी मोटर यूज होगा, और भी बोल सकता है कि ट्रेन में कौन सा मोटर यूज होगा, व ट्राम में कौन सा मोटर यूज होगा, तब डीसी मोटर ही होगा, व ट्रेन में, हॉइस्ट में, ठीक है, ट्रेन हॉइस्ट इसी सब में जिसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई लगता है, ठीक है, उसी में आपका डीसी सीरीज मोटर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 23 क्या बोला, हुई ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट नॉन फंक्शनल डायमेंशन इंजीनियरिंग ड्राइंग, बोल रहे हैं कौन सा कथन सही है
दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है नॉन फंक्शनल डायमेंशन का हिसाब से, ठीक है। एक नंबर में क्या बोला, देखिएगा ये इसके लिए हम एक टेबल बनवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा डायमेंशन टाइप, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन असेंबली, मतलब क्या इम्पैक्ट पे पड़ता है असेंबली में, असेंबली, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस, उसके बाद टॉलरेंस, ठीक है। अगर डायमेंशन टाइप अगर फंक्शनल होगा तो ये इसका फंक्शनैलिटी क्या होगा, एसेंशियल होगा, एसेंशियल, ठीक है, एसेंशियल होगा। और इम्पैक्ट ऑन असेंबली में क्या होगा, हाई होगा। इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन असेंबली, असेंबली में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, हाई पड़ेगा, ठीक है। टॉलरेंस क्या होगा, टॉलरेंस होगा स्पेसिफिक लिमिट, स्पेसिफिक लिमिट, टॉलरेंस रहेगा स्पेसिफिक लिमिट। अगर नॉन फंक्शनल होगा तो इसका फंक्शन क्या होगा, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल, ठीक है। जगह थोड़ा कम है इसीलिए इसका इम्पैक्ट ऑन असेंबली में क्या पड़ेगा, लो पड़ेगा, ठीक है। इसका टॉलरेंस क्या होगा, रेफरेंस ओनली होगा, इसका टॉलरेंस होगा रेफरेंस ओनली, ठीक है। रेफरेंस ओनली का मतलब क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। तो ये डायग्राम याद रख लीजिएगा। अगर डायमेंशन टाइप फंक्शन होगा, फंक्शनल होगा तो इसका फंक्शन क्या होगा, मतलब फंक्शन को फंक्शनलिटी बोल सकते हो, एसेंशियल होगा, असेंबली में इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हाई पड़ेगा, इसका टॉलरेंस क्या होगा, स्पेसिफिक लिमिट तक, ठीक है। उसका नॉन फंक्शनल होगा डायमेंशन तो क्या होगा, इसका फंक्शन होगा नॉन एसेंशियल, इसका इंपैक्ट पड़ेगा लो, इसका टॉलरेंस होगा रेफरेंस ओनली, रेफरेंस ओनली का मतलब स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। तो इसके बाद देखिएगा क्या बोला स्टेटमेंट 1 में, नॉन फंक्शनल डायमेंशन आर शोन द विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट नहीं होगा, देखिएगा विदाउट लिमिट होगा क्या, विदाउट लिमिट नहीं होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट बोला, ठीक है। तो कोई विदाउट लिमिट मतलब कोई लिमिट नहीं है बोला, लेकिन इधर क्या बोला, नॉन फंक्शनल में मेरा स्टैंडर्ड लिमिट रहेगा, तो एक नंबर कदम गलत हो जाएगा। 2 नंबर में क्या बोला, नॉन फंक्शनल डायमेंशन आर टाइपिकली यूज्ड फॉर रेफरेंस पर्पसेस, देखिएगा नॉन फंक्शनल डायमेंशन यूज किस लिए होता है, रेफरेंस पर्पसेस ओनली, रेफरेंस पर्पसेस ओनली, रेफरेंस पर्पस ओनली, देखिएगा हम टेबल में क्या लिखा, नॉन फंक्शनल डायमेंशन यूज होता है रेफरेंस पर्पस ओनली, ठीक है। एंड डू इम्पैक्ट ऑन द असेंबली, डू इम्पैक्ट ऑन द एंड डू नॉट इम्पैक्ट ऑन द असेंबली, ठीक है। मतलब इसका इम्पैक्ट लो है, मतलब लो है मतलब क्या है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता परफॉर्मेंस ऑफ द कंपोनेंट और स्पेस, ठीक है। तो याद है ना, ये टेबल याद रख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। हम मतलब पता चल रहा है थोड़ा दिक्कत वाली क्वेश्चन है, लेकिन मतलब करना तो पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला कदम गलत है, दूसरा कदम सही है, ठीक है। तो इसका ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, मतलब सी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट 24 में क्या बोला, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर हीटिंग इफेक्ट इन ए कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, ठीक है। क्या बोला, बोल रहा है जो प्राइमरी रीजन क्या है हीटिंग इफेक्ट का, बोल रहा है कंडक्टर में करंट फ्लो होने का टाइम हीटिंग का क्या मतलब है, ठीक है। हीटिंग का कारण क्या है, रीजन क्या है, हीटिंग का रीजन देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन, ये तो ये भी नहीं है, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज हीट जनरेशन, ये बात सही है, ठीक है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो उसके बाद ही तो करंट फ्लो होगा ना, ठीक है, उसके बाद ही तो करंट फ्लो होगा। तो आंसर ये हो जाएगा, द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉज हीट जनरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करने से ही हीट जनरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 25 में क्या बोला, इन सर्किट द एनटीसी टाइप, एनटीसी मतलब क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। इसका मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा,
उसके बाद क्या बोला, बोल रहा है जे एक एनटीसी ए सर्किट विद एनटीसी थर्मिस्टर, जो थर्मिस्टर है वो एनटीसी है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, एंड फिक्स्ड रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड टू द डीसी सप्लाई। बोल रहा है एक नेगेटिव थर्मिस्टर है, एक थर्मिस्टर है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो सीरीज में है, और वो पूरा सर्किट मतलब एक डीसी सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। व्हाट हैपन द आउटपुट वोल्टेज, बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज क्या होगा इफ देयर इज द राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट ये क्या होगा, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। देखिएगा हम क्या बोला, नेगेटिव टेम्परेचर मतलब क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, इसका मतलब है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़, टेम्परेचर घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है। व्हाट हैपन द आउटपुट वोल्टेज, देखिएगा आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज इफ देयर इज राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। देखिएगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा ना, रेजिस्टेंस घटेगा तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में होता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज बोला, ठीक है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो मेरा क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बोला, बोला जी इफ द टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस घट रहा है तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है मतलब क्या है, ड्रॉप कम हो रहा है मतलब वोल्टेज आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ड्रॉप कम हो रहा है मतलब क्या है, लॉस कम हो रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या, द आउटपुट वोल्टेज विल इंक्रीज, ठीक है, समझ गया ना। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब पता होने से पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, इधर क्या बोला, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है तो मेरा वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा है, मतलब लॉस कम हो रहा है, तो मतलब आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 26 में क्या बोला, 26 में व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरिंग द इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अर्थिंग सिस्टम। बोल रहा है अर्थिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन करने का टाइम इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मेजर करने का क्या जरूरी है, क्या पर्पस है, मतलब क्यों मेजर करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का टाइम इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस क्यों मेजर करते हैं, ठीक है, क्यों मेजर करते हैं, टू इंश्योर द अर्थिंग सिस्टम एज अ लो इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस भी पकड़ लो, ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ r स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर, ठीक है, x मतलब क्या होता है, x मतलब होता है रिएक्टेंस, ठीक है, तो इम्पीडेंस वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ही पकड़ लो समझने के लिए, ठीक है, तो क्या बोला, इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस मेजर करने का पर्पस क्या होता है, मतलब क्यों मेजर करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के टाइम, क्योंकि अर्थिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन का टाइम मेरा रेजिस्टेंस कम होना चाहिए इलेक्ट्रोड का, ठीक है, क्योंकि फॉल्ट करंट हाई होता है, हम बहुत बार बोल चुका हूँ, फॉल्ट करंट बहुत हाई होता है, हाई वैल्यू, तो हाई वैल्यू को रेजिस्टेंस का काम ओपोज करना होता है करंट का फ्लो होने का, ठीक है, तो हाई करंट पास करने के लिए रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो इसीलिए कम है कि नहीं इसीलिए मेजर करना जरूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एनसी ऑफ द अर्थिंग सिस्टम एट लो इंपीडेंस फॉर द फॉल्ट करंट डिसिपेशन, ठीक है, फॉल्ट करंट पास होने के लिए, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद क्या बोला 27 में क्या बोला, देखिएगा व्हाट इज द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बोल रहा है प्राइमरी वो सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डिफरेंस क्या है, ठीक है, प्राइमरी देखिएगा, प्राइमरी प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का डिफरेंस क्या है, हम इधर लिख दे रहा है, ठीक है, ये प्राइमरी सेल, ठीक है, ये सेकेंडरी सेल डिफरेंस क्या होता है, देखिएगा एक प्राइमरी सेल नॉट रिचार्जेबल, नॉट
नॉट रिचार्जेबल। लेकिन सेकेंडरी सेल मेरा रिचार्जेबल, ठीक है, रिचार्जेबल। और प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल चीप होता है, मतलब सस्ता होता है। सेकेंडरी सेल लेकिन कॉस्टली होता है, ठीक है। 3 नंबर में क्या होगा? प्राइमरी सेल का लाइफ मतलब जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। और लेकिन सेकेंडरी सेल का लॉन्ग लाइफ होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, क्योंकि सेकेंडरी सेल चार्जेबल होता है, ठीक है। सेकेंडरी से चार्ज करने से रीयूज कर सकते हो, मतलब जैसा मतलब इसका सेल है, मतलब फोन का आप लोग का मोबाइल का सेल है, ठीक है, घर में जो इन्वर्टर लगाते हो उसका सेल है, उसको रिचार्ज करने से फिर यूज होता है। लेकिन प्राइमरी सेल कौन सा होगा? एग्जाम्पल जो बैटरी है, ठीक है, तो छोटा वाला पेंसिल बैटरी है जैसा, ठीक है, उसका क्या होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसको फेंक देते हो, उसको वो नॉट रिचार्जेबल होता है, उसमें रिचार्ज नहीं होता, ठीक है, वो सस्ता भी होता है, उसका लाइफ भी कम होता है, क्योंकि हम सेकेंडरी सेल को रिचार्ज करके पुनः मतलब रीयूज कर सकते हो, ठीक है, तो इसीलिए इसका लाइफ लॉन्ग होता है। उसके बाद देखिएगा प्राइमरी सेल, देखिएगा प्राइमरी सेल क्या होता है? प्राइमरी सेल लाइट वेट भी इसका लाइट होता है, मतलब हल्के होता है, लाइट वेट होता है। लेकिन सेकेंडरी सेल का वेट कंपैरेटिवली हेवी होता है, हेवी वेट होता है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली हेवी होता है, ठीक है। और क्या होता है? प्राइमरी सेल तुरंत वोल्टेज सप्लाई करता है, ठीक है, तुरंत ईएमएफ सप्लाई करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? सेकेंडरी सेल रिचार्ज करने के बाद ही, रिचार्ज करने के बाद ईएमएफ प्रोड्यूस मतलब सप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल याद रख लीजिएगा प्राइमरी सेल का। एग्जांपल क्या होगा प्राइमरी सेल का? ड्राई सेल, मतलब सूखा हुआ सेल, ड्राई सेल, वोल्टिक सेल, वोल्टेज सेल, उसके बाद डेनियल सेल, डेनियल सेल, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा सेकेंडरी सेल का? इसका एग्जांपल क्या होगा? लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा तो निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का मतलब डिफरेंस पता चला ना? प्राइमरी सेल एग्जांपल से ही पता चल जाएगा, ठीक है। एग्जांपल जो छोटा वाला पेंसिल बैटरी होता है वो प्राइमरी सेल होता है, और जो बड़ा बड़ा इन्वर्टर में यूज होते हैं आपका मोबाइल का बैटरी, वो सब सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है। तो प्राइमरी देखिएगा, प्राइमरी बैटरी को क्या करते हो? पेंसिल बैटरी को अब यूज करने के बाद उसको फेंक देते हो, ठीक है, मतलब वो रिचार्ज नहीं होता। सेकेंडरी सेल को रिचार्ज करके रीयूज करते हो, ठीक है। उसके बाद ये सस्ते होते हैं, पेंसिल बैटरी सस्ते होते हैं, लेकिन बड़ा वाला बैटरी जो होता है जो इन्वर्टर में यूज होता है तो कॉस्टली होता है थोड़ा। इसका लाइफ शॉर्ट होता है, मतलब यूज करने के बाद फेंक देते हो। इसका लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि रिचार्ज करने के बाद रीयूज करते हो। इसका वेट भी हल्के होता है, इसका वेट भी हेवी होता है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इधर क्या होगा देखिएगा, डिफरेंस क्या होगा? इधर डिफरेंस क्या होगा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का? देखिएगा ये प्राइमरी सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, ये बात सही है, प्राइमरी सेल को रिचार्ज नहीं कर सकते हो, ठीक है, नॉट रिचार्जेबल। व्हाइल द सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज, सेकेंडरी सेल को रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद 28 क्या बोला? ऑल्टरनेटर आर यूजली रेटेड इन, ऑल्टरनेटर का किलो वोल्ट एम्पियर के बी में, ऑल्टरनेटर का यूनिट होता है के बी, या तो इतना के बी, मतलब कि इतना के बी का ऑल्टरनेटर है। ऑल्टरनेटर और ट्रांसफॉर्मर का भी यूनिट होता है केवीए, ठीक है, मतलब रेटिंग होता है केवीए में, मतलब केवीए एमवीए उसमें, ठीक है। लेकिन मोटर का होता है किलोवाट में, किलोवाट मेगावाट इसमें होता है, एचपी किलोवाट मेगावाट। लेकिन ऑल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर का यूनिट होता है, मतलब रेटेड होता है किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब केवीए में। उसके बाद देखिएगा 29 में क्या बोला? व्हाट इज द पिंच ऑफ वोल्टेज ऑफ एफईटी? एफईटी का पिंच ऑफ वोल्टेज किसको बोलता है? द वोल्टेज एट व्हिच द चैनल इज बी पिंच्ड ऑफ, पिंच ऑफ मतलब क्लोज होना, पिंच्ड ऑफ मतलब क्लोज होना, एंड द करंट सेचुरेट हो जाना, ठीक है, मतलब बंद हो जाना, करंट फ्लो होना, करंट फ्लो होना, बंद हो जाना। पिंच ऑफ वोल्टेज द क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक, मतलब इसको पिंच ऑफ वोल्टेज को हम स्पेसिफिक, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, स्पेसिफिक VGS, मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है, एक स्पेसिफिक गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, ठीक है।
बोलिए दैट कम्स कंडक्टिंग चैनल क्लोज, जब जब कंडक्टिंग चैनल जब रहता है ना वो क्लोज हो जाता है, मतलब पिंच ऑफ हो जाता है, ठीक है। वो मतलब एक गेट टू स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, जिसमें वो जो चैनल होता है ना, चैनल रहता है, कंडक्टिंग चैनल रहता है, वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, इस वोल्टेज में क्लोज हो जाता है, ठीक है। एंड एंड क्या होता है, एंड जब ड्रेन करंट आईडी मतलब ड्रेन करंट बिकम्स जीरो, ठीक है, नियरली जीरो, एकदम जीरो नहीं होता, मतलब नियरली जीरो तक आ जाता है, ठीक है, मतलब सेचुरेट हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलता है पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज को क्या बोला, पिंच ऑफ वोल्टेज एक स्पेसिफिक वोल्टेज, स्पेसिफिक गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है, ठीक है, जिसमें कंडक्टिंग चैनल पिंच ऑफ हो जाता है, पिंच ऑफ मतलब क्लोज हो जाता है, ठीक है, एंड आईडी करंट, आईडी मतलब ड्रेन करंट बिकम्स नियरली जीरो, जीरो तक आ जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, द वोल्टेज विद द चैनल इज पिंच ऑफ मतलब क्लोज एंड द करंट सैचुरेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 30 क्या बोला, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को करने का प्राइमरी मतलब क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम क्यों करते हैं, ठीक है, टू रिड्यूस, क्योंकि हमको अनएक्सपेक्टेड फेलियर मतलब ब्रेक डाउन ना आ जाए, ठीक है, इसीलिए मेंटेनेंस करके देखते हो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब देखते हो क्या है, एक मोटर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करोगे तो पहले मतलब साफ सफाई करोगे, तो मतलब कौन सा जगह में यस एरिया व धुला एरिया, मतलब धूल 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 मतलब जम गया तो उसमें जाम नहीं, सैफ्ट वगैरह जाम ना हो जाए, ठीक है, वो देखते हो। नट बोल्ट कोई लूज वगैरह हो, टर्मिनल ब्लॉक का नट बोल्ट कोई लूज टूज हो गया कि नहीं, कोई टूट गया कि नहीं, कोई केबल जल गया कि नहीं, ठीक है, वो देखते हो, ठीक है। तो उसमें तो क्या होता है, ठीक है, मोटर का अगर कोई देखा ये कोई नट टूट गया, नट लूज हो गया, उसको अच्छा से टाइट कर दिया, तो उसमें क्या होगा, तो मतलब वो उसमें स्पार्किंग नहीं आएगा। अगर कोई केबल देख लिया थोड़ा सा जल गया तो उसको अच्छा से मतलब मेंटेन कर दिया, मतलब उसको चेंज कर दिया, ठीक है। कोई धूल जम गया तो उसको सैफ्ट जाम ना हो जाए, उसी के लिए उस धूल को साफ कर दिया, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों करते हैं, वो सब काम क्यों करते हो, क्योंकि मोटर बंद ना हो जाए, ठीक है, चलते चलते बंद ना हो जाए तुरंत, ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड मतलब इक्विपमेंट फेलियर ना हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद 31 में क्या बोला देखिएगा, which of the following is the major risk associated with fuel spillage, ठीक है, जब फ्यूल स्पिल करोगे तब क्या है, मेजर रिस्क क्या है, ठीक है, मेजर रिस्क क्या है, जब फ्यूल स्पीच करने का टाइम मेजर रिस्क क्या होगा, ठीक है, अगर पेट्रोल स्पीच कर रहे हो तो मतलब उसका मेजर रिस्क क्या होगा, आग ना आ जाए, ठीक है, आग ना जल जाए, ठीक है, क्योंकि वो आग पकड़ लेता है तुरंत, ठीक है। तो इसका क्या होगा, मेजर रिस्क क्या है, फायर हेजार्ड्स एंड एनवायरमेंटल कॉन्टामिनेशन, ठीक है, फायर आग ना आ जाए, ठीक है। ये तो आप मतलब दिमाग से कर लेते हो, ठीक है, मतलब दिमाग से आ जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा हुआ है तो एक मतलब एलिमिनेट करके भी कर पाओगे, ठीक है, इसको हमको बोलने का जरूरत नहीं है। 32 में क्या बोला, इन क्रेन हॉइस्ट एप्लीकेशन व्हाट द मोटर इज प्रेफर्ड ओवर डीसी शंट मोटर, ठीक है, डीसी सॉरी, इन क्रेन और हॉइस्ट का एप्लीकेशन में व्हाई क्यों डीसी सीरीज मोटर प्रेफर करोगे डीसी शंट मोटर के छोड़ के, ठीक है, डीसी शंट मोटर के छोड़ के डीसी सीरीज मोटर क्यों प्रेफर करोगे, हम देखो पहले ही इस वीडियो में पहले ही बोला, हम जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क यूज होता है, जैसा हम उस टाइम भी बोला क्रेन हॉइस्ट, और क्या बोला, जब ट्रैक्शन में मतलब ट्रेन में ट्राम में हम डीसी सीरीज मोटर यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, ठीक है। तो इसका इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, इट प्रोवाइड ए हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, व्हिच रिक्वायर्स लिफ्टिंग लोड, ठीक है, जो लोड को लिफ्ट करने में मतलब लिफ्टिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, ठीक है, तो इसीलिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद 33 में क्या बोला, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द अर्थ फॉल लूप इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का यूनिट क्या है, हम क्या बोला, इम्पीडेंस वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो मेरा इम्पीडेंस का यूनिट को क्या हो जाएगा, ओम, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 34 क्या बोला, मैच द फॉलोइंग डेजिग्नेशन ऑफ सीट्स व्हिच दे आर रेस्पेक्टिव टीम साइज, बोल रहे सीट का देखिएगा, ये हम क्वेश्चन पहले कर चुका हूँ, ठीक है, ये ड्राइंग सीट का ये दिया हुआ है, ड्राइंग सीट का साइज, ठीक है, A0 का हम साइज क्या बोला,
A0 A1 A2 A3, ठीक है। हम साइज क्या बोला था, पहले एक को पता होना चाहिए, ठीक है। A0 का याद रखिएगा 841 इंटू 1189, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था, जब A1 को करोगे तब इसका एक कोना का इधर लिख दोगे, ठीक है। इधर जो है तो इस कोना में लिख दोगे, ठीक है। इसका पहले जो है इसका लास्ट में लिख दोगे, मतलब 841 किया, और इसका लगभग आधा हो जाएगा, ठीक है। 594 इसका आधा हो जाएगा लगभग, ठीक है। इसके बाद A2 करोगे तो क्या हुआ, एक कोना वाला इधर हो जाएगा, मतलब 594 इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इसका लगभग आगा आधा, ठीक है। देखिएगा 841 का आधा क्या हो जाएगा, लगभग 8420, ठीक है, लगभग आधा। इसका क्या हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 420 इंटू इधर क्या हो जाएगा, इधर इसका आधा हो जाएगा 297 A3 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो मिला लो, A0 का क्या 841 इंटू 1189, मतलब लास्ट, मतलब ए का एस देखो दोनों में है, ठीक है। ए का एस मतलब दोनों का। उसके बाद बी का क्या है, A1 का 594 इंटू 841, 59 मतलब बी का आर, देखो बी का आर, ए का एस बी का आर, देखो ए आर, ठीक है। क्योंकि ये दोनों को पहले एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ए का एस होगा, ठीक है। इधर ये दोनों के बीच में कंपटीशन था, अभी क्या हो गया, बी का आर हो गया, तो मतलब ये कंपटीशन से हट गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। उसके बाद क्या 35 में क्या बोला, इन पाइप अर्थिंग व्हाट इज यूज टू कनेक्ट द अर्थिंग कंडक्टर टू पाइप। बोल रहा है पाइप अर्थिंग में व्हाट इज यूज टू कनेक्ट द अर्थिंग कंडक्टर टू पाइप, ठीक है। अर्थिंग कंडक्टर से पाइप पाइप को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है, वेल्डिंग करते हैं ना। ये पाइप अर्थिंग, जब पाइप अर्थिंग लगाओगे तब पाइप अर्थिंग अर्थिंग कंडक्टर के साथ पाइप को मिलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए वेल्डिंग करते हो, ठीक है। वो पाइप अर्थिंग पाइप के साथ वो पाइप के साथ अर्थिंग कंडक्टर को वेल्डिंग कर देते हो, ठीक है। ये वेल्डिंग होगा। 36 में क्या बोला, इन एन चैनल मॉसफेट, मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या बोला था, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बोल रहा है ड्रेन करंट इंक्रीज तो क्या होगा, ठीक है। क्या बोला हमको, देखिए मॉसफेट के बारे में क्या पता है, इफ VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज, देन ID ड्रेन करंट इंक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा, इसका इफ क्या बोला, इफ ड्रेन करंट इंक्रीज तो क्या होगा, VGS इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर ए इंक्रीज हो रहा है तो ड्रेन करंट इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इसको क्या क्या आंसर हो जाएगा, if the gate to source voltage increases, क्या बोला, गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीजेस, देन मतलब क्या होगा, आईडी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, देखिएगा गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होगा कब, कब तक, एबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज के तक, ठीक है। अगर भी आईडी करंट इंक्रीज होगा तो VGS मतलब गेट टू सोर्स वोल्टेज इंक्रीज होगा कहाँ तक, कब तक, एबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। इंक्रीजेस एबव द थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद 37 में क्या बोला, इन प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एफईटी एंड बीजेटी, बीजेटी और एफईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो एफईटी और बीजेटी का डिफरेंस क्या होता है, एफईटी से, हाँ देखिएगा हम क्या बोला, बीजेटी, क्या बी के बाद क्या है, सी है, ठीक है। तो बीजेटी क्या होगा, करंट कंट्रोल डिवाइस, ऐसे याद रखने के लिए बोला, एक याद रहेगा तो दूसरा भी याद रह जाएगा, ठीक है। एक याद रहेगा तो दूसरा याद रह जाएगा। देखो बी के बाद सी है, तो बीजेटी करंट कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। तो एफईटी क्या रहेगा, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफईटी और वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, और बीजेटी और करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। हम ऐसे एक को याद रखिएगा, बीजेटी को बी के बाद सी आता है, ठीक है। तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो दूसरा एफईटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 38 में क्या बोला, 38 में क्या बोला, read the assertion and reason is carefully and the select the correct option, ठीक है। assertion क्या बोला, the earthing resistance must be kept as low as possible, ठीक है। बोल रहा है अर्थिंग रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, टू इंश्योर दैट अर्थिंग सिस्टम आर इफेक्टिव ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन, क्योंकि फॉल्ट कंडीशन में अर्थिंग सिस्टम अच्छा से काम करने के लिए, ठीक है। बोल रहा है अर्थिंग रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्योंकि जब फॉल्ट होने का टाइम पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन में अच्छा से काम हो जाए, ठीक है। अच्छा से काम करने, अर्थिंग सिस्टम अच्छा से काम करने के लिए फॉल्ट का टाइम अर्थिंग रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, क्यों हम बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो इसका रीजन क्या बोला, ये लो रेजिस्टेंस फ्लोज द
fault current to flow easily grounded, ensuring the safety by the preventing of electrical hazard, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हेजर छोड़ मतलब लो रेजिस्टेंस क्या करता है फॉल्ट करंट को पास कर देता है, यही बोला कारण है इसका, ठीक है। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड एसर्शन मतलब बोथ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द करेक्ट रीजन एसर्शन का, ठीक है। मतलब ये दोनों ही करेक्ट है और इसका ये रीजन है, ठीक है। क्योंकि अर्थिंग रेजिस्टेंस क्यों कम रखते हैं, उसका रीजन यही है क्योंकि लो रेजिस्टेंस अलाउ फॉल्ट करंट को ज्यादा पास होने में हेल्प करता है, ठीक है। बहुत बार बोल चुका हूँ यार, ठीक है। 39 में क्या बोला देखो, 39 में क्या बोला, which electrical component is used to perform polarity test to check whether or not the switches are connected in phase light cable, ठीक है। तो किससे मेजर करोगे, पोलैरिटी टेस्ट, ठीक है। पोलैरिटी टेस्ट मतलब which इलेक्ट्रिक कौन सा कंपोनेंट से मेजर करोगे, टेस्ट लैम्प से मेजर करोगे, ठीक है। used to perform polarity test to check the whether or not the switches is connected in phase or मतलब ये इससे लाइव केबल, ठीक है। किससे, टेस्ट लैम्प से। 40 में क्या बोला देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 में क्या बोला, साइन बार आर used when a high degree of accuracy less than dash is needed for the measuring angle। साइन बार देखिएगा, पहले साइन बार क्यों यूज होता है, मेजरिंग एंगल मेजर करने के लिए, ठीक है। मेजरिंग एंगल कोण नापने के लिए, ठीक है। कोण नापने के लिए हाई एक्यूरेसी के साथ कोण नापने के लिए हम साइन बार यूज होता है, ठीक है, ठीक है। हाई एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो इज नीडेड फॉर द मेजरिंग एंगल हाई एक्यूरेसी लेस देन, कितना लेस देन मतलब कितना छोटा एंगल तक मेजर कर सकते हो हम, कितना छोटा एंगल तक मेजर कर सकते हैं हम साइन बार से, 1 मिनट, ठीक है। डिग्री भी तक नहीं है, डिग्री मिनट सेकंड होता है, ठीक है। तो 1 मिनट अब इज नीडेड लेस देन 1 मिनट से कम तक, ठीक है। मतलब अप टू 1 मिनट तक हम मेजर कर सकते हैं साइन बार से। हम एक जितना कम डिग्री में जितना कम वैल्यू ऑफ एंगल को आप मेजर करोगे उतना एक्यूरेसी होगा, ठीक है। मतलब इतना कम तक हम आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। आप मतलब इतना कम तक आप मेजर कर सकते हो, तो जितना कम तक मेजर कर सकते हो इस इक्विपमेंट से, उसी इक्विपमेंट का एक्यूरेसी अच्छा होगा ना, ठीक है। आप कोई इक्विपमेंट मतलब कोई इक्विपमेंट से आप 1 डिग्री मेजर कर सकते हो, ठीक है। मतलब मिनिमम 1 डिग्री तक मेजर कर सकते हो, और कोई इक्विपमेंट से आप मिनिमम 10 डिग्री मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो किसका एक्यूरेसी अच्छा है, जिससे आप 1 डिग्री मेजर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही साइन बार एक एंगल मेजरमेंट करने का इक्विपमेंट है, ठीक है। एंगल मेजरमेंट करने का इक्विपमेंट है जिसमें एकदम मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ हम एंगल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कितना तक, ठीक है, लेस देन 1 मिनट तक, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको याद रखना ही पड़ेगा। 1 मिनट तक हम मेजर कर सकते हैं, 1 मिनट का कम अप टू 1 मिनट तक भी बोल सकते हो, अप टू 1 मिनट तक हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, आज पहला 40 क्वेश्चन कर दिया, कल लास्ट 35 जो बच गया इसका, वो लास्ट 35 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये 35 क्वेश्चन करा देंगे तो पूरा शिफ्ट जो 2 तारीख में एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका मतलब चारों शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो उसी का पूरा पार्ट बी इलेक्ट्रिशियन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कौन कौन टॉपिक से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। वो टॉपिक के बारे में पूरा पढ़ना है, ठीक है। आसपास जितना आ रहा है वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। अब मान रहा हूँ इसमें आपका मतलब मेरिट डिस्कस नहीं होगा, लेकिन पास भी तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हम बहुत बार बोल चुका हूँ, आप उसमें पार्ट ए में आपको 90 तक आ जाएगा, लेकिन पार्ट बी में कभी बी 26 आ जाएगा तो, ठीक है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से इसका टॉपिक हम एक वीडियो में और भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसी के बारे में पूरा पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है, उसी का आसपास पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, अगर किसी का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, ठीक है, चलिए।
टाटा, थैंक यू सो मच।